हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इजी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लास्ट क्लास में प्रश्नावली 3.5 को पूरा किए थे। अब मैथ लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम प्रश्नावली 3.6 को देखेंगे, जो कि हमारा आखिरी प्रश्नावली होगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली 3.6 को देखते हैं। तो दोस्तों 3.6 में जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें देखेंगे कि पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके हल करना है। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि अपने को जो समीकरण युग्म दिया गया है ये अभी लीनियर यानी कि रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण कौन सा होता है अपना? a1x इस फॉर्म में होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस रूप में हो तो ये हमारा रैखिक समीकरण है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, अगर देखिए यहाँ पे क्या है 1/x है, 1/y है, यानी इसको जब ऊपर ले जाएगा x को तो क्या होगा, x की पावर -1 हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा x की घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, y की घात 1 होना चाहिए और एक अचल पद यानी कि कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। ठीक ना। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इस टाइप के कहीं भी देखिए, इस पूरे समीकरण में जो भी दिया गया इस 3.6 का जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसमें सारे क्वेश्चन में इस टाइप का दिया गया है कि वो लीनियर यानी रैखिक रूप में नहीं दिया गया है। तो इसको हमें बदलना होगा। तो बदलने का क्या तरीका होता है, देखिए यहाँ पे जो है ये है 1/2, इसको हटा देते हैं। यहाँ क्या बचेगा 1/x, यहाँ 1/y। तो 1/x को हम कुछ मान लेंगे, कोई भी a b p q r s कुछ भी एक टर्म मान लेंगे। ठीक है। तो जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे 1/x अपना p हो गया। ठीक ना। तो क्या इधर ये 1/x को p मान लेंगे और 1/y को q मान लेंगे। ठीक ना। तो आपका समीकरण क्या हो जाएगा, p/2 और q/3 इक्वल टू 2। अब ऊपर p आ गया और q आ गया। अब p q के फॉर्म में अपना रैखिक समीकरण बन गया। ठीक ना। तो वहां से हम p और q को इसको भी p और q को फॉर्म में बदल देंगे। उसका दोनों को हल करके p और q का मान निकालेंगे। जैसे p और q का मान आएगा तो p को हमने क्या माना था, 1/x को p माना था। तो p को 1/x रखेंगे तो वहां से x निकाल लेंगे, और q को 1/y माना था तो 1/y रख के q का मान रख के 1/y का मान निकाल लेंगे। ठीक ना। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले वाले में चलिए पहले वाले को मैं बता दो अच्छे से। माना कि वन बाई एक्स इक्वल टू पी। ठीक है। और 1/y इक्वल टू क्यू। ठीक है। तो जैसे आपने माना कि 1/x को p मान लिया और 1/y को मैंने q मान लिया। ठीक ना। तो उसके बाद क्या होगा कि आपका जो समीकरण है, ये जो समीकरण वो क्या हो जाएगा, देखिए इसको बदलते हैं। तो यहाँ जो लिखा है, क्या लिखा है, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 लिखा है। ठीक ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1/2 को मैंने अलग कर लिया। ठीक ना। और क्या बचा, 1/x बचा, और प्लस 1/3 को मैंने अलग कर लिया। तो क्या बचेगा अपना, 1/y बचेगा इक्वल टू 2। ठीक है। उसके बाद देखते हैं। तो देखिए अब क्या है कि 1/2 तो रहेगा ही। ठीक है ना। इंटू 1/x के बदले क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। ठीक है। प्लस 1/3 इंटू 1/y के बदले q हो जाएगा इक्वल टू 2। तो आपका यहां से क्या आ जाएगा, आपका यहां से आ जाएगा p/2। ठीक है। प्लस q/3 इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक ना। तो आपका ये अब देखिए ये जो समीकरण है रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे p का घात 1 है और q का घात भी 1 है, पावर 1 है। तो बस इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको पहले तीसरा बना करके देखिए, पहले तो लसा लेंगे, 2 और 3 का लसा 6 आएगा आपका। चलिए यहाँ पे कितना है, 2 है, लाना 6 है, 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 से मुंह पे गुना कर तो 3p हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 3 है, लाना 6 है, 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से ऊपर गुना करता है 2q हो जाएगा इक्वल टू 2। ठीक है। तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3p प्लस 2q इक्वल टू 6 को तीसरा गुना करिए तो 12। ये आपका हो गया समीकरण 1। ठीक है। जैसे आपका ये समीकरण आ गया, तो इसको अभी स्टैंडर्ड कर लेते हैं। इसको पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या हो जाएगा आपका 3p, नहीं ठीक है चलो इसको हो जाएगा। आप बाकी तो इसमें हल करने के लिए कुछ दिया नहीं, हम कोई भी मेथड से हल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कोई भी मतलब कि वर्ग गुणन या फिर प्रतिस्थापन या विलोपन विधि किसी से हल कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो समीकरण हमको दिया है वो है अपना 1/2
1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6 दिया है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, यहां से देखिए 1/3 रहेगा बाहर, बचा कितना 1/x प्लस 1/2 साइड कर लो, बचा कितना 1/y इक्वल टू 13/6, ठीक है। तो अब देखिए 1/3 को रहने देते हैं, ठीक है। 1/x को हमने क्या माना था, p माना था, ठीक है ना। ऊपर देखिए 1/x को p माना था मैंने, तो हमने p लिख दिया, प्लस 1/2 इंटू 1/y को हमने q माना था तो q ले लिया, ठीक है, इक्वल टू 13/6, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, लसा लेते हैं यहाँ से, तो कितना आपका 3 और 2 है ना, लसा 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे p/3 है, यहाँ पे q/2 है, ठीक है। यहाँ पे 3 है बटा में, यहाँ लाना है 6, तो 2 से गुना करना है, तो 2 से ऊपर गुना तो 2p हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, लाना 6 है, तो 3 से गुना करना है तो 3q हो जाएगा ऊपर में, ठीक है ना, इक्वल टू 13/6। ये 6 से 6 कट जाएगा अपना, तो क्या हो जाएगा आपका 2p प्लस 3q इक्वल टू 13, समीकरण 2। अब हमारे पास ये 2 समीकरण आ चुका है, ठीक है। अब इस समीकरण को हमको हल करना है, तो अब आपको हल करने के लिए हमने 3 आपको हथियार दिए हैं। एक तो है अपना प्रतिस्थापन विधि, बीजगुणन विधि और एक विलोपन विधि, ठीक है ना। तो किसी का भी यूज करके आपको हल निकाल लेना है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं मैं तो विलोपन विधि यूज करता हूँ, ठीक है ना, सबसे बढ़िया रहेगा, कोई मगजमारी नहीं। तो उसमें क्या करना है अपने को, यहाँ पे देखो 3p है, यहाँ पे 2p है, तो ये दोनों को बराबर करना है, तो 3 और 2 है तो 6 हो जाएगा लसा इसका, है ना। तो समीकरण 1 में अपन 2 से गुना करते हैं, ठीक है, और समीकरण 2 में अपन 3 से गुना करते हैं। तो इससे क्या होगा कि देखो वहां से p को एलिमिनेट करना है, गायब करना है, तो यहाँ पे 3p है तो 2 से गुना करें तो 6p हो जाएगा, और यहाँ पे 2p है तो 3 से गुना करें तो 6p हो जाएगा, तो p से p मतलब p कट जाएगा, ठीक ना। और इसको दोनों को घटा देंगे अपन, ठीक है। तो समीकरण 1 को 2 से गुना करते तो क्या है आपका 6p प्लस 4q प्लस 12 दूनी 24, ठीक है। समीकरण 2 को गुना करते हैं 3 से, तो 6p प्लस 3 त्रिका 9q इक्वल टू 13 40, और दोनों को घटा देते तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 4q में से 9q गया तो माइनस का 5q बचेगा आपका, ठीक है। यहाँ देखिए 39 में 24 गया तो 9 में से 4 गया तो 5 और 1 15, और विथ निगेटिव से बचेगा माइनस में, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, तो q आपका जो आएगा, आपका q का मान कितना आएगा 5 3 15, 3 आ जाएगा। जैसे ही q का मान 3 आया तो हम क्या करेंगे, वहां से q का मान 3 आ गया और p का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ से किसी भी समीकरण चल देते हैं, यहीं से रहते हैं, समीकरण 2 से चलते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण 2 से तो क्या हो जाएगा आपका 2p प्लस 3q, q का मान 3 है इक्वल टू 13, तो 2p प्लस 3 त्रिका 9 इक्वल टू 13, तो 2p इक्वल टू 13 माइनस 9, तो 2p इक्वल टू 9 4 13, p इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। ये आपका p और q का हमने मान निकाल लिया, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया क्या, नहीं, आंसर बाकी है, भी हमें निकालना है x का मान। तो हमने क्या माना था कि p क्या माना था 1/x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x कितना आएगा आपका, इसको उलट देंगे तो यहाँ भी उलट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ कुछ नहीं तो बटा में 1 है, इसको उलटते हैं तो इसको भी उलट देते तो 1/2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। वैसे ही यहाँ से देखिए ये q को हमने क्या माना था 1/y माना था इक्वल टू 3, तो कुछ नहीं तो बटा में 1 है, इसको y को इधर से उल्टा तो इधर भी उलट जाएगा तो 1/3 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका x का मान 1/2 और y का मान 1/3 होगा, ठीक है। तो ये हमने क्या है क्वेश्चन नंबर जो पहला था, इसमें इस तरह से आपको हल करना है कि सबसे पहले आपको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद उसका मान निकाल कर हमें चेंज करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहला प्रश्न हो गया, ठीक है। उसी तरह से इसमें सारे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही हल करना होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी कहीं भी। जैसे इसमें भी देख लेते हैं, ये तो पहला का हो गया, ठीक है ना।
इसमें क्या दिया है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 और 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1 दिया, ठीक ना। तो हम मान लेंगे क्या, माना कि यहाँ पे आप क्या कीजिएगा 1/√x को p और 1/√y को q। तो आपका यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/√x, यहाँ तो कुछ नहीं, तो देखिए 1/√x, यहाँ पे 1/√y है ना। तो 1/√x को p माना जाता है, तो 2p प्लस 3q इक्वल टू 2। एक समीकरण इधर हो गया आपका। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 4, 1/√x को p माना था, माइनस 9 1/√y को q माना था इक्वल टू -1। समीकरण 2 हो गया। अब ये दो समीकरण आपके पास आ गए, किसमें, p और q के रूप में एक रैखिक समीकरण आ गया। अब ये रैखिक समीकरण जैसे आ गया तो आप इसको तीन विधि है, तीन विधि से किसी भी हल कर सकते हैं। कोई यहाँ पे वो जोर जबरदस्ती नहीं कि ब्रजगुणन विधि लगाना है अपने को, या फिर विलोपन विधि लगाना है। जिससे आपको आसानी लगता हो, जिससे आपका आंसर जल्दी आता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उससे आप ये हल कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से जैसे p और q का मान आएगा तो वहां से आप p का मान और q का मान रख के वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या है इसमें। अब देखिए यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण यहाँ पे क्या है 9q है, प्लस माइनस से जोड़ देंगे। देखो क्या है, यहाँ पे 3 है, 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 कट जाएगा, ठीक ना। यानी कि हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 3 से गुना करके जोड़ देंगे किसको, समीकरण 2 को। तो इसको 9 से गुना कर, सॉरी 3 से गुना करते थे, क्या आएगा यहाँ से 6p 9q इक्वल टू 6, और ये तो वैसे ही रहेगा 4p माइनस 9q इक्वल टू -1। ऐड कर दो बस। तो ऐड करना है तो वो चिन्ह बदलेगा नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा। 6 4 10 यहाँ जाएगा, यहाँ से 5 आएगा, 10p है ना। तो यहाँ से p का मान कितना है, वो का आएगा, p आएगा यहाँ से 5/10, यानी कि 1/2 आ गया, ठीक ना। तो p का मान 1/2 आ गया। फिर q निकाल लेते हैं। तो q के लिए किसी भी समीकरण एक में समीकरण एक से देख लेते हैं। तो एक से क्या है आपका 2, p का मान 1/2 दिया है, प्लस 3q इक्वल टू 2, इधर 2 से 2 कट जाएगा, तो 3q इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2, ये 1 को इधर काटेंगे तो 1 बचेगा, तो q का मान 1/3 आ गया। तो जैसे ही p का मान आ गया और q का मान आ गया, तो अब हम x और y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखो p को हमने क्या माना था 1/√x इक्वल टू p यानी कि 1/2। इसको उलटते हैं तो √x इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है कि देखो इधर रूट है, इधर 2 है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करो तो यहाँ तो खत्म हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर करोगे तो 2 का वर्ग 4 आएगा, ठीक है। तो आपका x का मान 4 आएगा यहाँ, ठीक है। और y का मान निकाल लेते हैं। तो y के लिए यहाँ पे क्या है q यानी 1/√y इक्वल टू q यानी 1/3। मैंने इधर उल्टा इधर उलट देते थे, इधर √y इक्वल टू 3, दोनों तरफ वर्ग कर दो। वर्ग करने से क्या होगा, ये रूट खत्म हो जाएगा, और यहाँ 3 का वर्ग 9, तो आपका y का मान 9 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से करना होता है, ठीक है ना। दोनों तरफ यहाँ पे वर्ग कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, वर्ग। तो ये एक्चुअली क्या होता है, x की पावर 1/2 होगा, और वर्ग करोगे तो पावर 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो केवल x बचेगा यहाँ पे 2 का वर्ग हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, आंसर आएगा। तो इस तरह से करना होगा, ठीक है। तो ये आपका दूसरा भी हो गया, ठीक है। तीसरे में भी कुछ नहीं करना है, इसमें तो देखो एक तो ऐसे ही रहेगा, इसको खाली चेंज करना होगा, यानी कि क्या करेंगे अपन 1/x को p मान लो और q को y मान लो। तो यहाँ से समीकरण का क्या बदल जाएगा, 4, 1/x को p माना है तो 4p प्लस 3, y तो वही q हो जाएगा डायरेक्टली इक्वल टू 14, समीकरण 1। 3, 1/x को p माना है, माइनस 4, y का मान तो q है तो q ले लिया इक्वल टू 23। बस ये दो समीकरण आएगा, दोनों को हल कर लेना है, जिससे आएगा उसके बाद यहाँ से x और y निकाल लेंगे। जो q का मान आएगा वही y का मान होगा, और जो p का मान आएगा उसका उल्टा कर देंगे तो x का मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ये हो गया तीसरा भी। चौथे में क्या करना है आपको, देखो चौथे में कुछ नहीं करना है, 1/x को, यानी इसमें क्या करना है 1/x माइनस 1 को p मानो और 1/y माइनस 2 को q मानो, ठीक है ना। तो आपका समीकरण क्या हो जाएगा यहाँ से, ये देखो बताते हैं, 5 1/x माइनस 1, यानी ये पूरा जो हो जाएगा p हो जाएगा आपका, प्लस ये तो पूरा आपका q हो जाएगा 2, दूसरा यहाँ पर 6
ये 1/x-1 p हो जाएगा -3, 1/y-2 क्या हो जाएगा q, तो 3q इक्वल टू 1। ठीक है ना, इसको भी ऐसे हल कर सकते हो डायरेक्टली आप। यहाँ से यहाँ 3 से गुना कर दो, ऐड कर दो, यहाँ से पी और क्यू का मान आएगा, उसका यहाँ रखोगे तो यहाँ से सॉल्व करके एक्स वाई निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान और क्वेश्चन है इसमें का। ठीक है, तो ये प्रश्नावली, तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन प्रश्नावली 3.6 में दिए गए हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं इसमें। आगे 5वें में देखिए क्या करना होगा। 5वें में इसमें सबसे पहले आप क्या कीजिए कि अलग कर लीजिए, यानी कि जो अपने को बटा में दिया गया x बटा y, इसको आप चेंज कर लेते। ठीक है, देखिए 5वें में क्या करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बट उतना भी बढ़िया नहीं है। ठीक है ना, बहुत आसानी है। ये जो है, जब हम लसा लेते हैं तो पूरे को एक लिखते हैं। ठीक है ना, एक लिखते हैं, तो अलग अलग कर सकते हैं अपन। तो इसको अलग अलग जब कीजिए तो क्या आएगा, आप देखिए 5वां ये देख लेता हूँ। क्या दिया, 7x, ठीक है ना, माइनस का 2y इक्वल टू 5। अब देखो ये जो बटा है इसके बटा में होगा और इसके बटा में होगा। ठीक है ना, तो बटा में xy बटा में xy। ठीक है, इसे लिखने से क्या होगा आपका, देखो x से कट जाएगा तो क्या होगा 7/y माइनस 3y, यहाँ से y से y कट जाएगा तो सॉरी 2/x इक्वल टू 5। ठीक है, इसको भी अलग अलग करते हैं। तो यहाँ से क्या आपका आएगा, देखो 8x डिवाइडेड बाई xy प्लस 7y डिवाइडेड बाई xy इक्वल टू 15। ठीक है, वही होता है ना, जब एक्स वाई का लसा लेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई लिख देंगे हम पूरा का पूरा, और तो अलग भी कर सकते हैं। अलग अलग कर दिया मैंने, यहाँ से एक्स कटेगा तो 8/y आएगा प्लस 7/x आएगा इक्वल टू 15। अब क्या करेंगे, बस 1/y को x p मान लेंगे और 1/x को q मान लेंगे, तो हमसे p और q का समीकरण आएगा, उसको हल कर लेंगे। ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा। जैसे क्या करेंगे इसमें, इस तरह से आपको यहाँ पे देखिए, अगर आप 1/x को p मान लेते हैं और 1/y को सॉरी यहाँ पे 1/y को q मान लेते हैं। ठीक है ना, तो 7/7q माइनस 2p इक्वल टू 5, ये समीकरण हो गया। यहाँ से क्या आएगा, 1/y को क्या माना था, q माना था, तो 8q प्लस 7p इक्वल टू 15। समीकरण 2 आ गया, 2 समीकरण आ गया। इसको आप हल करके आराम से p और q का मान निकाल कर उसके बाद p और q को रिवर्स कर देंगे, मतलब कि पलट देंगे, तो x y का मान आपको आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से 5वां पूरा हो गया आपका। ठीक है ना, इससे भी कुछ नहीं करना है। इसमें क्या किया गया, इसको देखो तिरछा बना करके इधर ला दिया, इसको इधर लाइए तो बटा में होगा एक्स वाई, फिर इसको वापस से अलग अलग करेंगे तो यहाँ से एक्स से कटेगा तो 6/y बचेगा प्लस 3/y इक्वल टू 6 बचेगा। सेम क्वेश्चन है, तो आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, ये दोनों ही सेम टाइप के क्वेश्चन है, तो आपको एक महीना होमवर्क दे दिया। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, बस x/y को क्या बोलते हैं, 1/x प्लस y को p मान लो और 1/x माइनस y को q मान लो। ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 10p प्लस 2q इक्वल टू 4। ठीक है, अब 15p माइनस 5q इक्वल टू माइनस कर दो, ये आपका 2 समीकरण आएगा इस तरह से। और जैसे ही इसको हल कीजिएगा तो p और q का मान आएगा। ठीक है ना, अभी देखिए यहाँ पे आपको क्या है, 2 बार सोल्व करना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि देखिए जैसे यहाँ से p और q का मान निकलेगा, p और q का मान यहाँ पे रखिएगा, उसके बाद आपका फिर x y में 2 समीकरण आएगा। फिर इसमें से आपको कोई भी मेथड लगा के x y को मान, मतलब कि विलोपन विधि लगा के मैंने x को एलिमिनेट किया या y को एलिमिनेट करके वहाँ से x निकाला फिर y निकाला, तो आपको यहाँ से 2 बार करना पड़ेगा इसमें। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ये करना रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका ये होमवर्क हो गया। ठीक है, देखिए इसमें 8वीं, इसमें क्या हो रहा है 8वीं, देखिए इसमें भी क्या करेंगे, 1/3x प्लस वाई और 1/3x माइनस 3/4 दिया गया है। ठीक है, चलो इसको एक को मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे मैंने इसको सॉल्व करता हूँ तो हमने क्या किया, लेट माना कि 1/3x प्लस वाई इक्वल टू p और 1/3x माइनस वाई इक्वल टू q मान लिया। ठीक है, तो
तो समीकरण क्या बनेगा, देखो 1/3x प्लस वाई को p हो जाएगा आपका, प्लस 1/3x माइनस वाई को q माना जाए तो q हो जाएगा, इक्वल टू 3/4। इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ से, पहले तीसरा गुना करते हैं तो 4p प्लस 4q इक्वल टू 3, समीकरण 1 हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ देखो a तो हो गया अपना p, तो p/2 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस ये आपका q हो गया तो q/2 हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू माइनस का 1/8। ठीक है, लसा कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, 2 लसा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 2 तो है ही, यहाँ पे 2 है तो कुछ ऊपर गुना करने की जरूरत नहीं, तो p हो जाएगा और नीचे यहाँ पे q हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 1/8। 2 से काटा तो 4 आएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ से क्या होगा, अब 4 तीसरा गुना करते तो 4p माइनस 4q इक्वल टू -1, समीकरण 2 हो गया। अब हमारे पास 2 समीकरण है। ठीक है, तो दोनों को क्या देखो, यहाँ पे कोफिशिएंट तो सबका बराबर ही है, तो दोनों को ऐड कर देते, ठीक ना, यानी समीकरण 1 को ऐड किया, जोड़ दिया समीकरण 2 से, तो आपका क्या हो जाएगा 4p प्लस 4q इक्वल टू 3, 4p माइनस 4q इक्वल टू -1, दोनों को ऐड कर दिया तो कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ पे 4 4 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8p इक्वल टू 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, तो यानी यहाँ से p कितना आएगा 1/4 आपका आएगा। जैसे ही p 1/4 आया, ठीक है, आपका आंसर नहीं आया अभी, तो p क्या है मानते हो 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 1/4, इसको उल्टा देते तो क्या आएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, इस समीकरण 3 मान लेते हैं। अभी इसको एक बार सोल्व करेंगे, इसलिए बताया था ना, जो पहला जो पिछला क्वेश्चन था उसमें आपको 2 बार हल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए p आ गया, प्ले q निकाल लेते हैं फिर, तो q के लिए क्या करेंगे, किसी समीकरण 1 को चलते हैं, समीकरण 1 से चलते हैं, ठीक है ना, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू पी का मान है 1/4 प्लस 4q इक्वल टू 3, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ से 4q इक्वल टू यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, तो घटेंगे तो कितना 2 बचेगा, यहाँ से q का मान कितना आएगा 1/2। जैसे ही q का मान 1/2 आया, q क्या माना था हमने 1/3x माइनस वाई, ठीक है ना, तो 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 1/2, यहाँ से कितना आएगा, इसको उलट दो, इधर भी उलट जाएगा आपका, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, समीकरण 4 क्या, ठीक है ना। पहले क्या होता था, इससे पहले में कि जैसे उलटते थे तो डायरेक्ट आंसर आ जाता था एक्स वाई मान, अभी यहाँ पे एक्स वाई ऑलरेडी कंपोजिट मतलब कि जुड़ा हुआ है और इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब भी दोनों को हल करना है, हल करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं, देखो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 क्या है, तो सबसे बढ़िया कौन सा रहेगा, विलोपन विधि रहेगा, दोनों को खाली जोड़ दो बस, जैसे जोड़ोगे तो वाई वाई कट जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा आपका, जैसे x आएगा फिर किसी समीकरण में रखने से आपका y भी निकल जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 3 को जोड़ना है किससे, समीकरण 4 से, जोड़ लो, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3 और 3 6x हो जाएगा, यहाँ पे 4 तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा 1 आ गया, तो ये आपका एक्चुअल आंसर हुआ, ये रियल हो गया, x का मान आ गया यहाँ से, ठीक है। फिर जैसे x का मान आया, फिर किसी भी समीकरण चल दो, मान लो समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से चलेंगे तो क्या 3 इंटू एक्स 1 दिया है प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है ना, यहाँ देखिए 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, 3 इंटू 1, तो यहाँ से कितना आएगा, y का मान भी 1 आएगा, ठीक है ना, तो आपका आंसर हो गया। तो x का मान 1 y का मान 1 के लिए समीकरण का हल होगा, ठीक है ना। इस तरह से आपका ये 5वां भी पूरा होगा, ठीक है। ये 8वां क्वेश्चन मैंने करवा दिया, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन और बचा है, इसको देख ही लेते हैं अभी इसी लेक्चर में। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देखो, इसमें निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म में व्यक्त कीजिए, फिर उनका हल निकालना, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको जब आगे 10वीं के बाद 12वीं के बाद जब कॉम्पिटिशन की तैयारी कीजिएगा, आप कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम की जब प्रिपरेशन कीजिएगा, तो उसमें ये सब काफ़ी कॉमन होता है, आते रहते हैं सब क्वेश्चन इस टाइप के, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो बोल क्या रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल
2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिति स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करना। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब कि देखो आपको क्या दिया गया है, कोई नदी में, धारा मतलब नदी में एक ऋतु नाम की लड़की वो तैर रही है। तो देखिए जब नदी बह रही होगी और आप उसी की दिशा में बहिएगा तो आप तेज बहिएगा, ठीक है ना। लेकिन नदी मतलब ऐसे बह रही है, ठीक है ना, नदी आपका ऐसे बढ़ रहा है और आपको उसका अपोजिट में अगर तैरना हो, कोई बोलते कि उसको एकदम चीर के बढ़ना आगे, तो आपको बहुत दम लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसी का यहाँ पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि धारा के अनुकूल में उसको 2 घंटे में केवल 20 किलोमीटर, यानी कि धारा जैसे बह रही है तो अगर 2 घंटे में वो क्या 20 किलोमीटर तैर रही है। लेकिन धारा के प्रतिकूल, यानी कि धारा ऐसे बह रही है, पानी ऐसे बह रहा है और उसको अपोजिट हमें चलना, उल्टा चलना है उसको तो उसमें क्या 2 घंटे में केवल 4 किलोमीटर चल पा रही है। तो वही बोल रहा है कि स्थिर जल में चाल निकालना है और धारा की चाल क्या होगी, स्पीड क्या होगी, वो निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसको। जो ऋतु की चाल है स्थिर जल में एक्स मान लेते, ठीक है ना। तो स्थिर जल में तैरने की चाल है ना, तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक ना, x किमी प्रति घंटा, तथा जो धारा की चाल है ना, धारा की चाल गति y किमी किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि जो स्थिर जल है, ठीक है ना, उसमें जो ऋतु की जो स्पीड है, चाल है, वो x किलोमीटर घंटा, यानी 1 घंटे में x किलोमीटर चलेगी, ठीक है ना। और जो धारा है वो 1 घंटे में y किलोमीटर बह जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ से हमको 2 चीज ध्यान रखना है, ठीक ना। एक होता है अप स्ट्रीम, एक होता है डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब कि धारा के अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में, यानी कि विपरीत चाल और एक अनुकूल चाल, ठीक है ना। तो विपरीत चाल क्या होगी, देखो, तो ऋतु की 2 चाल होगी यहाँ पे, ऋतु की अनुकूल चाल। तो अनुकूल चाल का मतलब है कि धारा अगर x से बह रहा है, ठीक है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी, धारा y से बह रहा है और ऋतु x से बह रही है, ठीक ना, और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है ना, तो चाल बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो x प्लस वाई किमी प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। और ऋतु की अनुकूल चाल है ना, और ऋतु की विपरीत चाल, वो क्या हो जाएगा अभी, x माइनस वाई किमी प्रति घंटा होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज है कि हमेशा जो भी आदमी या बोट जो है नदी में तैरा, वो उसकी चाल ज्यादा होनी चाहिए हमेशा, नहीं तो क्या होगा कि वो बह जाएगा, वो पानी की दिशा में। अगर मान लीजिए स्पीड, अगर मान लो 60 किलोमीटर की गति से कोई पानी बह रहा है और आप 70 से या 60 से ऊपर से, अगर 60 के ऊपर कोई भी 61, 62, 63 जो भी है, उससे ज्यादा में ही चल पाइएगा। उससे कम में रहेगा तो आप पता जाएगा, पानी में फेंका जाएगा ऐसे ही, ठीक है ना। तो हमेशा एक्स बड़ा रहेगा वाई से, इसलिए एक्स माइनस वाई होगा, ठीक है ना। विपरीत दिशा में भी ज्यादा होगा तभी तो, मान लीजिए कि कोई इधर सामने से 5 किलोमीटर प्रति घंटे से आ रहा है, अगर आपको पार करना है उसको, तो 5 से ज्यादा ही होना चाहिए आपकी स्पीड, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे अभी देखो क्या करना है कि देखिए, अब यहाँ पे बोल रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर चल रही है, प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर चल रही है, ठीक है ना। तो अब देखिए इससे क्या होगा, प्रश्न अनुसार 2 घंटे में 20 किलोमीटर अनुकूल। अब देखो एक चीज फॉर्मूला आपको पता बताया था मैंने कि चाल बराबर दूरी बटा समय, ये बताया था ना, ये आपका रामबाण है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अनुकूल क्या है, चाल x प्लस वाई, दूरी कितना है, दूरी 20 किलोमीटर तय कर रही है और समय 2 घंटा ले रही है, ठीक है ना। यानी आपका यहां से कितना आ गया, x प्लस वाई का मान 10 आ गया समीकरण। प्रतिकूल में x माइनस वाई चाल है, तो उस समय वो केवल 4 किलोमीटर चल रही है 2 घंटे में, यानी यहाँ से आपका x माइनस वाई आपका 2 आ गया, समीकरण 2, ठीक है। तो आपका ये 2 समीकरण आ गया। देखिए
ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4। तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल अनुकूल, और प्रतिकूल 2 घंटे में केवल 4 किलोमीटर चलती है। तो प्रतिकूल स्पीड है 4, दूरी 20 किलोमीटर, समय 2 घंटे लगता है। विपरीत में क्या होता है, विपरीत में 4 हो जाएगी एक्स माइनस वाई, दूरी 4 किलोमीटर, समय 2 घंटे। वहां से 2 समीकरण आएगा, दोनों को मैंने हल करना है, ठीक है। तो हल कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, बस दोनों को ऐड कर लेते हैं यहाँ से। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तब क्या है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, ऐड करके कैंसिल हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 12 यानी x इक्वल टू 6। जैसे x आया तो y कितना आएगा आपका, किसी समीकरण से चलते समीकरण 1 से, तो आपका y कितना आएगा 4, है ना। देखिए x का मान 6 रखूंगा, उधर जाएगा तो 10 में से 4, तो x का मान आ गया और y का मान आ गया। इससे आपका क्या आएगा, आंसर आ गया। आंसर क्या आएगा कि जो ऋतु की जो चाल होगी स्थिर गति है, जो स्थिर जल में जो चाल होगी x किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे से, और धारा की चाल होगी वो हमेशा 4 किलोमीटर प्रति घंटे से नदी बह रही है, और ऋतु हमेशा और 6 किलोमीटर घंटे से चल रही है उसमें, ठीक है। तो आपका इस तरह से आंसर होगा, ठीक। चलिए दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन पूरा कर सकते हैं ना, जबकि 3 महिला और 6 पुरुष उसी काम को 3 दिन पूरा करते हैं। तो हमें निकालना है कि इस कार्य को करने में एक अकेली महिला को कितना समय लेगी और पुनः इसी कार्य को करने में पुरुष कितना समय लेगा, ठीक ना। इन कहने का मतलब कि कोई एक काम दिया गया करने के लिए, ठीक ना। वहाँ पे 2 महिलाएं कर रही है और 5 पुरुष एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक ना। तो अगर कोई काम को 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक साथ मिलकर करे तो 4 दिन में काम पूरा हो जा रहा है, ठीक ना। और अगर हम 3 महिलाएं लें और 6 पुरुष लें तो वो काम 3 ही दिन में पूरा हो जा रहा है, ठीक ना। तो हमको निकालना है कि अगर उसी काम को हम एक महिला को दे दे करने के लिए इसमें से ही, तो वो कितने दिन पूरा करेगी, और उसी काम को खाली एक पुरुष को दे भाई तो अकेले कर दे इस काम को, तो कितने दिन पूरा करेगा, हमको निकालना रहेगा, ठीक है। तो इसमें मान लेते हैं कि एक महिला, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। माना कि एक महिला x दिन में तथा एक पुरुष y दिन में पूरा काम करता है, ठीक है ना, पूरा काम करता है, ठीक है। यानी कि एक महिला को x दिन दोगे तो वो पूरा काम कर देगी और एक पुरुष को y दिन दोगे तो पूरा काम कर देगा, ठीक ना। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है, अब हमको समीकरण निकालना है। तो बोल क्या रहा है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे को 4 दिन पूरा करते। देखो तो अगर कोई महिला अगर एक काम को 1 दिन में कर रही है, ठीक ना, तो 1 दिन में कितना काम करेगी, ठीक ना। तो हम पहले 1 दिन का काम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो चूंकि 1 दिन का काम निकालते पहले, है ना, महिला का 1 दिन का काम है ना, महिला का 1 दिन का काम कितना आएगा, वो 1/x हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि x दिन में एक काम कर रही है, ठीक ना। x दिन में एक काम कर रही है तो 1 दिन में कितना काम करेगी, 1/x हो जाएगा, ठीक ना। समझ में आया कि नहीं। x दिन में एक वर्क हो रहा है यानी कि काम हो रहा है, तो 1 दिन में कितना काम होगा, वो 1/x होगा, ठीक ना। अब पुरुष का क्या हो जाएगा, पुरुष का 1 दिन का काम, ठीक है ना, 1 दिन का काम। तो पुरुष क्या है, देखो y दिन में एक काम कर रहा है, ठीक ना, y दिन में एक काम कर रहा है तो 1 दिन में क्या होगा, 1/y हो जाएगा, 1/y काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो बोल रहा है कि 2 महिला और 5 पुरुष उस काम को 4 दिन में करते हैं ना, तो एक महिला को 1 दिन लगता है, 1/x दिन लगता है, ठीक ना। एक काम कर 1 दिन का काम होता है 1/x, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, तो 2 महिला कितना हो जाएगा, 2/x प्लस 1 पुरुष का 1 दिन का में 1/y काम है, तो 5 पुरुष का कितना हो जाएगा, 5/y काम हो जाएगा, ठीक ना। तो वो लोग कितना काम करेंगे, यहाँ से 1/4 काम करेंगे 1 दिन में, ठीक ना।
अगर एक महिला एक दिन में 1/x काम करती है तो 2 महिला कितना 2/x काम करेगी, और एक पुरुष एक दिन में 1/y काम करता है तो 5 पुरुष 5/y काम करेंगे, और एक दिन का काम कितना होगा 1/4 होगा, ठीक है ना। दूसरा समीकरण क्या होगा, ये आपका ए हो गया, ठीक है ना। दूसरे में क्या दिया है कि 3 महिला और 6 पुरुष है ना, तो एक महिला का 1/x है तो 3 महिला का 3/x हो जाएगा, और 6 पुरुष का क्या होगा 6/y हो जाएगा, और 3 दिनों पूरा कर रहे हैं, एक दिन में कितना होगा 1/3 काम करेंगे। तो ये हमने एक दिन का हिसाब निकाला, ठीक है ना। अब जैसे ही हमने ये समीकरण बना लिया है तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हम मान लेंगे क्या कि माना कि 1/x को p मान लेंगे और 1/y को q मान लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2p + 5q = 1/4 समीकरण 1, और 3p + 6y = 1/3 समीकरण 2। ये 4 को पीछे बना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से पी और क्यू का मान निकाल लेंगे, जैसे पी और क्यू का मान निकालेगा तो उसका उल्टा करेंगे तो एक्स वाई का मान आएगा। तो महिला एक दिन में वो महिलाओं का और पुरुषों का काम करने का वो निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो इस हिसाब से करना होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन में क्या है, अपना आखिरी क्वेश्चन है। तो तीसरा ये आखिरी क्वेश्चन है इसका, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी ट्रेन से यानी रेलगाड़ी से तथा कुछ दूरी बस से तय करती है। यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा बची हुई कितनी दूरी होगी, 300 किलोमीटर उसका दूर है घर, 60 किलोमीटर ट्रेन से चल गई तो 240 किलोमीटर वो बस से सफर करेगी, ठीक ना। तो उसको कितना लगा रहा है, 4 घंटा लगा रहा है। यदि 100 किलोमीटर वो रेलगाड़ी से चले और शेष यानी कि 200 किलोमीटर वो बस से चले तो 10 मिनट अधिक लगता है, यानी कि 4 घंटा 10 मिनट लगता है, ठीक है ना। तो रेलगाड़ी और बस की चाल निकालना है, ठीक है। तो जिसको निकालना है उसको हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते चलो, तो माना कि हमको निकालना है रेलगाड़ी और बस की चाल निकालनी, ठीक है। तो माना कि रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा तथा बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक ना। यानी कि x किलोमीटर प्रति घंटे से रेलगाड़ी चल रही है और y किलोमीटर प्रति घंटे से बस चल रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो, हमको बताया था क्या ये चाल बराबर दूरी बटा समय है, इसी का यूज करना है, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। क्या था अपना, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है ना। तो अब हमको क्या दिया गया है, रेल की चाल और बस की चाल, ठीक है ना। यानी कि रेल से और बस से जो भी डिस्टेंस लगता है, जितना ट्रेवल करती है, तो टोटल समय दे रखा है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि कुल दूरी दे रखा है यहाँ पे ना, कुल समय 4 घंटा लगता है पहले में, और दूसरे केस में 10 मिनट अधिक लगता है, ठीक है ना। यानी कि हमको टोटल क्या दिया गया है, टोटल समय दिया है। तो समय निकाल लेते हैं यहाँ से पहले, ठीक है ना। तो यहाँ से समय आपका क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो अब क्या करेंगे, पहले केस में देखो प्रश्नानुसार पहले क्या है, पहले केस में 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से है ना, रेलगाड़ी से तो दूरी कितना है 60 किलोमीटर, और चाल रेलगाड़ी का कितना x किलोमीटर है, ठीक है। और शेष यात्रा है वो बस से, शेष कितना बचा आपका 240, वो बस से, बस का स्पीड कितना है y, और उसमें कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं। तो आपका समीकरण 1 हो गया, समझ में आया। दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि ये होगा पहला केस, ठीक है ना, कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष जो यात्रा है वो बस से की तो 4 घंटा लगता है। और दूसरे में है 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, ठीक है, और जो बाकी जो बचत हुई है वो बस से करती है तो 10 मिनट अधिक लगता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो 100 किलोमीटर आपका हो गया रेलगाड़ी से और 200 किलोमीटर हो गया बस से, तो कितना लगता है 4 घंटा 10 मिनट। अब यहीं पे आपको होगी प्रॉब्लम, 4 घंटा 10 मिनट को हमको लिखना है पूरे घंटे में, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अपन, देखो बता देता हूँ आप, 4 घंटा है प्लस 10 मिनट है ना, 10 मिनट है ना। तो 4 प्लस ये 10 मिनट है ना, 10 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये
4 + 1/6, यानी कि यहाँ क्वेश्चन तो 6 लसा लेंगे, ऊपर 6 से गुना होगा तो 6 × 24 और 1 25, तो 25/6 है आपका, इतना घंटा आ जाएगा, हावर्स। तो ये हो जाएगा 25/6, समीकरण 2। ठीक है, तो इसको अब हल कर लेते हैं। हल करने के लिए क्या करेंगे, देखो पहले वाले को हल करते हैं, फिर इसको हल करके दूसरे को हल कर लेते हैं। यहाँ से देखो क्या होगा आपका, यहाँ ये आपका हो जाएगा, देखो 25 ऊपर से कॉमन ले लो तो कितना आएगा, देखो 25 ये देखो पूरा कट रहेगा, ठीक ना। यहाँ से कितना आएगा, 4/x प्लस 25 × 200 y 1/6। ठीक है, पीछे गुना कर लो तो कितना है आपका, 6 × 24/x प्लस 8 × 48/y = 1। ठीक है, ये आपका हो गया, एक को हल किया मैंने। ठीक है, इसको हल करते हैं पहले वाले को, तो कितना है देखो, तो ये 4 को कट जाएगा दोनों से ना, तो कितना है यहाँ से 15 × 4 = 60, तो 15/x प्लस यहाँ से कटोगे तो 60 आएगा बटा y = 1। ये आपका 2 हल आ गया। ठीक ना, दोनों को मैंने हल कर लिया, मतलब बेसिकली क्या 4 से काट दिए थे, तो 4 कॉमन ले गया, इधर भी 4 कॉमन लिया तो कट गया ये तो 4 से, तो 15 × 4 = 60 बचेगा यहाँ पे 60, तो 60 × 4 = 240 हो जाएगा, तो यहाँ पे 60 आ गया। इसमें क्या किया देखो, मैंने 25 से काट दिया, मैंने 25 × 4 = 25 × 8 = 200 आ गया, फिर 6 से 3 गुना कर दिया यहाँ पे, तो 6 × 24 और 8 × 48 बटा हुआ है। ठीक ना, अब क्या करेंगे, अब मान लेंगे, माना कि 1/x को p मान लेते हैं और 1/y को q मान लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा यहाँ से 24p प्लस 48q = 1। ठीक है, और 15p प्लस 60q = 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। वैसे देखो ये हल करने का आसान तरीका क्या है, देखो इसका LHS है, RHS है, LHS RHS है, दोनों का ये बराबर है, तो इसको बराबर ही कर लो। ठीक ना, इसका एक अलग मैं तो बताया था आपको, शॉर्ट ट्रिक होता है इसका। 24p प्लस 48q, यहाँ 1 है, 1 के बदले मैंने रख दिया 15p प्लस 60q। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 15p 24p है, घटेगा तो 24 में से 15 का कितना गया, 15 और 5 20, 9p = 48 है, उधर घटेगा कितना बचेगा 12q, यानी यहाँ से क्या आया आपका, सॉरी यहाँ से तो p और q के एक संबंध ही आएगा, तो ये तरीका उचित नहीं है। ठीक है ना, यहाँ से p और q का मान ही निकलेगा, तो ये सही तरीका नहीं है, सॉरी, इसको आप लोग को एलिमिनेट करके हल करना पड़ेगा। ठीक है ना, मुझे लगा यहाँ से p एक वेरिएबल में आ जाएगा, लेकिन एक चर में नहीं आ पा रहा है यहाँ से, तो इसको आप हल कर लेते हैं इसको। चलिए, तो देखिए वेट, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप जैसे ही p का मान एक में आया तो इसको हम रख देंगे। ठीक ना, ये सही है आपका। ठीक ना, इसको रहने देते हैं, तो 9p = 12q आया, तो यहाँ से कितना आएगा p, ये आएगा 12/9q, यानी यहाँ से 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9 q आ गया, यानी कि p का मान कितना आएगा 4/3 q आया। ठीक ना, जैसे ही p का मान हमारा q के टर्म में आया तो हम किसी भी एक में रख देंगे। ठीक ना, किसी भी एक में इक्वेशन रखते हैं, तो यहाँ देखो क्या होगा, p 15 × 4/3 q = 60q 1, 3 × 5 = 15, 5 × 20 है ना, 5 × 20 q और 60q, 20 और 60 80 हो जाएगा, 80q = 1, तो यहाँ से q का मान कितना आएगा 1/80। जैसे q का मान 1/80 आया तो q हमने क्या माना था, हमने q माना था 1/y को, है ना, 1/y, तो यानी यहाँ से 1/y = 1/80 आएगा, यानी y अपना 80 आ गया। ठीक है, वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था उस समय। ठीक है ना, तो इस तरह से फिर जैसे ही q का मान कितना 1/80 है, यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा 4/3, और q का मान है 1/80, 4 दूनी 8, 20 3 60 हो जाएगा, यानी p का मान कितना आएगा आपका 1/60। जैसे p का मान 1/60 आएगा तो कि आपका x कितना आएगा 60 आ जाएगा, यहाँ से उल्टा कर लेंगे तो 60 आएगा। तो इस तरह से आपका जो रेलगाड़ी गति होगी x कितना है 60 के मीटर प्रति घंटा हो जाएगी, और
आपका जो बस है, बस का स्पीड कितना हो जाएगा, वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक ना। तो ये भी तरीका है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे क्या था, मैंने चूंकि बराबर इसलिए किया, देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो दोनों को हम समीकरण बराबर कर सकते हैं। तो बराबर करके हमने क्या किया, मैंने कि पी और क्यू में एक रिलेशन ला दिया, तो पी का मान क्यू के रूप में आ गया। जैसे पी का मान क्यू के रूप में आया, तो ये समीकरण को हमने इसमें रखा, मैंने किसी भी समीकरण में रखेंगे तो यहाँ से एक वेरिएबल आ जाएगा, एक चर आ जाएगा, ठीक ना। और जैसे ही एक चर में आ जाएगा तो वहां से हम एक का मान निकाल लेंगे वहां से। और जैसे ही हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी का मान क्यू के टर्म में निकालकर ये समीकरण में रख के वहां से क्यू निकाल, जैसे क्यू निकाल लिया तो अपने वहां पे फिर पी भी निकाल सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, ठीक ना। इसको कोई सा नाम वाम नहीं है कि कौन सा विधि में आएगा, बट आप ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर दूसरा मेथड क्या है कि आप कोएफिशिएंट बराबर करके विलोपन विधि सॉल्व करो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो आप कर सकते हैं, ठीक ना। तो आपका यहाँ पे 3.6 भी खत्म होता है आपका, ठीक है। और ये चैप्टर ही पूरा खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा और काफी मजा आया आप लोगों को, ठीक ना। अब आने वाले लेक्चर में हम कौन सा पार्ट स्टार्ट करेंगे, देखते हैं, कोई बढ़िया सा पार्ट स्टार्ट करेंगे। सारे पार्ट को खत्म करना हम लोग को एक एक करके, चैप्टर वाइज चैप्टर चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।